हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आ गया हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेके। आज से हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, जो कि हम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसका पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, जिसका पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज उसी का हम आज उसी को हम स्टार्ट करेंगे। पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले ये बात कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोची, कैसे ये सारी चीज़ें आई और यहाँ की स्टार्टिंग क्या हुई, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे शब्द हैं जो एक्चुअली हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। अभी हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे, वो जब हम अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा करेंगे उसमें पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में 1600 में आए एज अ ट्रेडर। अच्छा, इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? इनको रिप्रेजेंट कर रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, उनसे चार्टर लिया। यहाँ दोस्तों चार्टर का मतलब है परमिशन लिया ट्रेडिंग करने का इंडिया में। अच्छा, अब ये जब 1600 में आए तो ये तब हमारे इंडिया में मुगल का शासन था। तब ये लोग सबके पास जाने लगे, सारे राजाओं के पास जाने लगे परमिशन मांगने के लिए कि उनको ट्रेडिंग करने के लिए, रेवेन्यू के लिए आप परमिशन दे दीजिए। लेकिन तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर बेसिकली हिस्ट्री का पार्ट है, जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई, जिसकी वजह से इनको शाह आलम, जो कि मुगल एम्पायर के राजा थे, उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी देनी पड़ी। दीवानी क्या थी? दीवानी का मतलब है दोस्तों रेवेन्यू और सिविल जस्टिस पे राइट। अब जो भी काम होगा रेवेन्यू से रिलेटेड और सिविल जस्टिस से रिलेटेड, वो सारा काम कौन करेगा? वो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। यहां से दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा ट्रेडिंग करना इंडिया में स्टार्ट हुआ। अच्छा दोस्तों, अब इनको रेवेन्यू कहाँ कहाँ का मिला था? इनको मिला था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। ये जगह का इनको यहाँ पे रेवेन्यू का के राइट्स और सिविल जस्टिस के राइट मिल चुके थे। अब बात करते हैं कि हमारी जो दोस्तों थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना स्टार्ट हुई, वो स्टार्ट हुई 1946 में, और 26 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिख के कंप्लीट हो गया। अच्छा दोस्तों, अब हम मेन अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये चैप्टर बेसिकली दो इसमें डिवाइडेड है। सबसे पहला है द कंपनी रूल, और जो कि 1773 से 1858 तक है। उसके बाद है द क्राउन रूल, जो कि 1858 से 1947 तक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना कंपनी रूल से। तो दोस्तों सबसे पहले आया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अच्छा दोस्तों, अब ये बनाने की जरूरत क्या पड़ी? ये बनाने की जरूरत ये पड़ी दोस्तों क्योंकि अब ब्रिटिश क्राउन, जो वहाँ की ब्रिटिश की महारानी थी और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अब उनको लगा कि अब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसलिए इन्होंने अब से थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिक वे में लाने की कोशिश की। तो वो रेगुलेटिंग, सबसे पहले हम लोग दोस्तों जान लेते हैं कि पॉलिटिकल पावर और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में क्या डिफरेंस है। दोस्तों पॉलिटिकल पावर मतलब होता है लॉ बनाना, जैसे कि हमारे कंट्री में लोकसभा, राज्यसभा, जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है। और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आईएएस हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव। इनका काम क्या है? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, पॉलिटिकल पावर हमारे पास किसके पास होता है? मिनिस्टर्स के पास होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास होता है, जो स्टेट्स में स्टेटिव लेजिस्लेचर के पास होता है। और ये लोग एक्चुअली इनका काम क्या होता है? लॉ बनाना, पब्लिक के लिए लॉ बनाना।
और इनको एग्जीक्यूट करने का काम किसके पास होता है? इनको इसको एग्जीक्यूट करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 क्या था। तो दोस्तों इससे पहले क्या था कि गवर्नर ऑफ मद्रास थे, गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी थे, और ये सारे लोग इंडिपेंडेंट थे। अब यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सेंट्रलाइज सिस्टम करने की कोशिश की। तो इन्होंने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल को बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और देखो अब एक आदमी तो सारे काम कर नहीं सकता है, तो इसके लिए इनको हेल्प करने के लिए इनके काउंसिल में और 4 मेंबर्स को दे दिया गया। अच्छा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अच्छा, अब ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे ब्रिटिश क्राउन को। अब जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे थे और गवर्नर ऑफ मद्रास थे, वो अब सबऑर्डिनेट बन गए। अब वो रिपोर्ट करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो एक तरह से इन्होंने अब एक सेंट्रलाइज सिस्टम ला दिया और कहीं ना कहीं गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की थोड़ी पावर्स कम कर दी। लेकिन अभी भी दोस्तों याद रखिएगा, अभी भी इनके पास पावर्स थे, लेकिन ये आगे आने वाले एक्ट में ये और कम होंगे। ठीक है, और तीसरा क्या था, अब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया कोलकाता में 1774 में, जिसमें एक चीफ जस्टिस होंगे और उनकी कमिटी में और 3 जजेस होंगे। अच्छा, चौथी चीज दोस्तों क्या होता था, जो यहाँ पे उनके सर्वेंट्स आते थे वो काफी ज्यादा मतलब आराम की जिंदगी लेते थे। तो ब्रिटिश क्राउन को ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये आराम के वजह से और सारी शान शौकत की वजह से ये जो कंपनी के सर्वेंट हैं ये काम नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो उन्होंने उसके लिए क्या रूल बनाया, कंपनी के जो सर्वेंट होंगे वो किसी तरह का प्रेजेंट नहीं लेंगे और कोई भी तरह का प्राइवेट ट्रेड मतलब अपना खुद का बिजनेस वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक सर्वेंट हो, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हो, इसलिए आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते। अच्छा, 5वीं चीज इन्होंने क्या बनाई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? ये थे जो ब्रिटिश में बैठता था और ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते थे और बाकी सारी चीजें करते थे लंदन से बैठे बैठे। और जो दोस्तों क्या था ना, उस समय इंडिया में मतलब पोस्टिंग पाना एक बहुत बड़ी बात थी। तो जितने भी मतलब लोग थे ना, वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाते थे सिफारिश लेके कि मेरे बेटे की पोस्टिंग या मेरे घर वाले की पोस्टिंग इंडिया में कर दो। अच्छा, इससे क्या होता था, ये कुछ की मानते थे कुछ की नहीं मानते थे। तो कुछ लोगों ने ब्रिटिश क्राउन को इनसे नाराज भी चल रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से, तो उन्होंने बोल दिया कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट कर दी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मनमानी कुछ ज्यादा कर रहा है। तो इसके नाते अब क्या हुआ, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देनी होगी रेवेन्यू में, सिविल में और मिलिट्री अफेयर्स में। मतलब आप अपनी रेवेन्यू की रिपोर्ट अलग जमा करिए, अपनी सिविल की रिपोर्ट अलग जमा करिए और मिलिट्री अफेयर्स की रिपोर्ट अलग जमा करिए। यह था दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया, रेगुलेटिंग एक्ट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। दोस्तों इस एक्ट को और बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आइए देखते हैं इसमें क्या था। सबसे पहले जो जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल होगी, अगर वो कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रही है तो उसको कोई भी उसके ऊपर केस नहीं कर पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर जो उनके सर्वेंट्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सर्वेंट हैं, वो किसके ऑर्डर पे काम करेंगे, ऑब्वियसली वो अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर पे काम करेंगे। अगर वो भी अपने ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई काम कर रहे हैं तो उस पे भी कोई केस नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, अगर ये अपना प्राइवेट ट्रेड मतलब अपना खुद का कोई बिजनेस ये सब करते हैं तो उस पे केस हो सकता है। दूसरी चीज, रेवेन्यू के मैटर्स, जितने भी पैसे से रिलेटेड मैटर्स हैं, इसको पे कोई भी मतलब केस नहीं कर सकता, इस पे कोई भी इंटरफियर सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। तीसरी चीज इन्होंने क्या की, सुप्रीम कोर्ट को ये कहा कि आप हिंदू केसेस को हिंदू लॉ के तरह ट्रीट करिए और मुस्लिम केसेस को मोहम्मदन
लॉ की तरह ट्रीट करिए। अच्छा, अब क्या हुआ, जितनी भी देखिए, आप इंडिया में भी देखिए प्रोविजंस होते हैं, मतलब छोटे लोग कोर्ट्स होते हैं। तो उस समय ऐसा तो था नहीं कि बस सुप्रीम कोर्ट था, छोटे कोर्ट्स भी थे। अच्छा, आपको पता होगा, जैसे अगर कोई केस हम सुप्रीम कोर्ट में हार जाते हैं तो आगे हम अपील करते हैं, तो यहाँ पे जो अपील करेगा वो अपील डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगी, वो जाएगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उनके 4 मेंबर्स के पास जाएगी। तो 5वां पॉइंट ये था कि गवर्नर जनरल जो काउंसिल थी वो अब रेगुलेशंस बनाएगी लोअर कोर्ट मतलब प्रोविजनल कोर्ट्स और उनकी काउंसिल्स के लिए। अब दोस्तों 1784 में कौन सा एक्ट आया? पिट्स इंडिया एक्ट्स। ये एक्ट्स विलियम पिट्स ने दिया, जो कि उस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर्स थे। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हम डिस्टिंग्विश करते हैं कमर्शियल पावर और पॉलिटिकल पावर ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि दोस्तों ये लोग अब हावी होते जा रहे थे, मतलब सारा काम ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपने ऊपर लेते जा रही थी और मोर पावरफुल बनती जा रही थी। तो अब इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था? ये जो लंदन में बैठता था, इसका काम क्या था? जितने भी कमर्शियल वर्क थे दोस्तों, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, हमने ये देखिए इंडियन एक्ट ऑफ 1773 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात की है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या था? जितना भी कमर्शियल ट्रेडिंग से रिलेटेड काम है, ये सारा कौन देखेगा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा। और इन्होंने एक नई बॉडी बनाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये भी बॉडी लंदन में बैठती थी, लेकिन ये क्या करेगी? ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर थी, ये ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करेगी। और पॉलिटिकल फंक्शन से जितने भी रिलेटेड चीजें थी वो कौन करेगा? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू से रिलेटेड भी कुछ काम बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। अच्छा, अब दूसरा दोस्तों, इससे क्या हो गया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया कंपनी के अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल मिल गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश क्राउन को। अब दोस्तों 1786 में क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाने ब्रिटिश क्राउन चाहती थी लॉर्ड कॉर्नवालिस बने, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्तें रख दी। उन्होंने पहली शर्त ये रखी कि मैं जो मेरे उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उनके डिसीजन को ओवर रूल कर सकूंगा, और दूसरी चीज मैं ही होऊंगा कमांडर इन चीफ, मैं साथ में ये मैं कमांडर इन चीफ भी रहूंगा। और इन दोनों डिसीजंस को दोस्तों मान लिया गया और लॉर्ड कॉर्नवालिस बन गए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक था। मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे और एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को कहा जाता है। साथ में दोस्तों मुझे एक और चीज बताइएगा कि आपको कितने ड्यूरेशन की वीडियो चाहिए, मतलब कितने देर की वीडियो चाहिए। हर अल्टरनेट डेज मैं आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कंटिन्यूअसली रिवीजन करते रहिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, या तो मेरे इंस्टा आईडी स्वप्निल पांडे 01 पे भी पूछ सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपका कोई फीडबैक होगा तो प्लीज़ आप मुझे दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इम्प्रूव करूं और आपके लिए और अच्छी वीडियो लाती रहूं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।